मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूं यह है कि गेहूं में दूसरी सिंचाई का समय है, तो इस समय हमें कौन सी खाद पे हमें ध्यान देना चाहिए और कौन सी खाद हमें देनी चाहिए और कौन सी हमें नहीं देनी चाहिए। इस बात की हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी खाद हमें नहीं देनी है ताकि हमारी खेती का खर्चा ना बढ़े, और कौन सी खाद देनी है और कितनी देनी है ताकि हमारी गेहूं की जो बढ़वार है वो अच्छी हो और हमें अच्छी उपज मिले। देखिए, खाद का पहले हम इस बात को समझें कि जो हम उर्वरक दे रहे हैं या जो खाद दे रहे हैं वो जड़ों द्वारा अवशोषित की जाती है, और अगर वो मिट्टी के ऊपर ही रह जाती है और जड़ों तक नहीं पहुंचती तो उस खाद का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि जड़ें उसको नहीं ले पाती हैं। तो इसलिए हमें जो खाद है नाइट्रोजन को छोड़ के वो सारी हमें बुआई के समय देनी चाहिए, और नाइट्रोजन को हमें 3 बार में देना चाहिए: बुआई के समय, पहली सिंचाई के समय और दूसरी सिंचाई के समय। तो इस समय जो दूसरी सिंचाई है, इस समय जो हमें देना है वो हमें नाइट्रोजन देना है, और नाइट्रोजन के लिए हम प्रयोग करते हैं यूरिया का। तो गेहूं में 1 एकड़ की अगर हम फसल ले रहे हैं तो देखिए, 3 मैंने आपको बताया कि 3 बार हमें देना है: बुआई के समय, पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई। तो 3 बार में हमें नाइट्रोजन देनी है। अब ये दूसरी सिंचाई का समय है 45-50 दिन पे करीब ये होती है। इसमें जो कल्ले हैं, टिलरिंग है, वो अपनी बढ़वार पकड़ रही होती है। तो बुआई के समय जो नाइट्रोजन देनी है हमें 20 किलो देनी है नाइट्रोजन, यहां भी हमें 20 किलो देनी है, और दूसरी सिंचाई के समय भी हमें 20 किलो नाइट्रोजन देनी है। ये नाइट्रोजन मतलब एन, ये यूरिया की मात्रा नहीं है। तो 20 किलो नाइट्रोजन देने के लिए हमें लगभग 1 बैग यूरिया मतलब 45 किलो यूरिया की आवश्यकता होगी, मतलब 1 बैग। तो इसका मतलब यह है कि दूसरी सिंचाई हम कर रहे हैं गेहूं में, तो हम 1 बैग यूरिया को 1 एकड़ में प्रयोग करें, तो उससे नाइट्रोजन की जो आवश्यकता हो पूरी हो जाएगी। सामान्य मात्रा में आपको बता रहा हूं 1 एकड़ में। अगर आप इससे ज्यादा डालेंगे खर्चा बढ़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है गेहूं बहुत ज्यादा लंबा हो जाए और फिर वो हवा चलने पर गिर जाए। इस बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन नहीं देनी है, बहुत यूरिया नहीं डालनी है। संभव है कि लंबाई ज्यादा हो और फिर गेहूं गिरेगा हवा चलने पे, उससे हमारी उपज का नुकसान होगा। कम इसलिए नहीं देना क्योंकि उसकी बढ़वार पूरी नहीं हो पाएगी, कल्ले अच्छे नहीं बढ़वार पकड़ेंगे और ना फिर उसमें बाली अच्छी निकलेगी। तो ये दूसरी सिंचाई के समय हमको 1 बैग यूरिया का हमें यहाँ देना चाहिए। इसी तरह से हमने 1 बैग यूरिया का पहले सिंचाई पे दिया था, और 20 किलो नाइट्रोजन हमने बुआई के समय दी थी, चाहे हमने एनपीके के माध्यम से दी, डीएपी के माध्यम से दी या यूरिया के माध्यम से दी। लेकिन यहां हमको यूरिया के माध्यम से ही हमको देना है। तो 1 एकड़ में आपको 1 बैग प्रयोग करना है, इससे ज्यादा ना करें। दूसरा, अब यहां पे अगर कोई आप डीएपी खाद देंगे या एसएसपी देंगे तो देखिए जमीन के ऊपर रह जाएगी, वो जा नहीं पाएगी पानी के साथ नीचे, क्योंकि जड़ें बहुत गहराई तक चली गई हैं। अगर कोई खाद छूटी हुई होती है तो उसको हम पहली सिंचाई के समय हम दे देते हैं ताकि पानी के साथ वो जड़ तक पहुंच जाए, क्योंकि जो हमारी पहली सिंचाई होती है वो 21, 22, 23, 24, 25 दिन पे होती है, उस समय जड़ें ऊपर ही रहती हैं, तो वो वहां तक पानी के साथ पहुंच जाती है। लेकिन अब जड़ें बहुत गहरी चली गई हैं, नीचे चली गई हैं, तो अब ये फास्फोरस पोटेशियम वाली खाद नहीं पहुंच पाएगी पानी के साथ भी जड़ तक, वो हमारी वेस्टेज होगी। तो यूरिया के अलावा इस समय आप कोई खाद जमीन में ना डालें, कोई फायदा नहीं होगा, ना जिंक सल्फेट का, ना एसएसपी का, ना जिप्सम का, ना डीएपी का, ना एनपीके का, ना 05234 का। कोई भी खाद, चाहे एमओपी हो चाहे एसओपी हो, अब आपको नहीं डालनी है, इस बात को नोट कर लें। दूसरी सिंचाई में यूरिया के अलावा आपको कोई भी खाद नहीं डालनी है। अगर आप डालेंगे जमीन पे तो जाएगी लेकिन जड़ तक नहीं पहुंच पाएगी। खाद का पानी के साथ घुलकर जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। केवल यूरिया में नाइट्रोजन बहुत घुलनशील होती है, जो पानी के साथ घुल करके जड़ तक पहुंच जाती है। बाकी कोई तत्व इतना घुलनशील नहीं होता कि पानी के साथ चले। तो जहां जहां पानी जाता है वहां वहां यूरिया वाली नाइट्रोजन चलती है, इसलिए वो पानी के साथ जड़ तक पहुंच जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखें। अगर किसी पोषक तत्व की कमी आती है, सूक्ष्म पोषक तत्व की है, तब हम उसका पर्णीय छिड़काव फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का जनरली हम 3 से 5 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव बना के करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए कि इसको भी, माइक्रोन्यूट्रिएंट को भी 1 लीटर में 5 ग्राम से ज्यादा नहीं मिलाना है। अगर हमारा जिंक है या कॉपर है या आयरन है, अगर इसकी कमी आ रही है तो हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन यहां भी हमें ध्यान रखें कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा पानी में बहुत महत्वपूर्ण है, जरा सी मात्रा बढ़ गई तो पत्ती जल सकती है, इसलिए सेफ लिमिट पे चलिए। 3 ग्राम प्रति लीटर और मैक्सिमम 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में
घोल कर हम इसका छिड़काव करें। तो 3 ग्राम प्रति लीटर एक सेफ लिमिट है। अगर कमी होती है जिंक या आयरन की कमी से पत्तियां सफेद होने लगती हैं, जिंक की कमी से पत्तियां भूरी सी होने लगती हैं, इस बात को ध्यान रखें। तो उस पर पहले वीडियो बना चुका हूं कि कमी के क्या लक्षण है, कैसे पता करेंगे, उस वीडियो को जरूर देखें। तो अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट को देना चाहते हैं तो जमीन पे आपको नहीं देना है, वो आपको केवल फोलियर स्प्रे करना है। और जो सल्फेट वाले साल्ट आते हैं उसको आप डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, चाहे फेरस सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीज सल्फेट है। सल्फेट वालों से हमें 2 फायदे होते हैं, एक तो सल्फर मिल जाता है, दूसरा वो माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिल जाता है। तो अगर आपको आवश्यकता है, आपको लगता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, तब आपको फोलियर स्प्रे करना है, मतलब उसका फसल पे छिड़काव करना है। तो ये आप इस बात को ध्यान रखें। पहली सिंचाई में हमने नाइट्रोजन दी थी, अब इस दूसरी सिंचाई में भी आपको 1 बैग यूरिया देना है। ज्यादा ना दें, खर्चा बढ़ेगा, फसल बड़ी हो गई, लंबी हो गई तो गिरने का डर रहेगा। बाकी पोषक तत्वों को अगर कमी आ रही है तो उसको फोलियर स्प्रे के हिसाब से दें, ना कि जमीन में डाल करके ना दें। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि दूसरी सिंचाई के समय हमें कौन सी खाद देनी है, यूरिया देनी है, बाकी कोई खाद नहीं देनी है। अगर देनी है, अगर कमी आ रही है तो हम उसका फोलियर स्प्रे करें, मतलब कि फसल पे पानी में उसको मिलाकर के छिड़काव करें। और माइक्रोन्यूट्रिएंट का मैंने आपको बताया 1 लीटर में 3 ग्राम मिला लें तो पर्याप्त है। तो 1 एकड़ की फसल में करीब 200 लीटर पानी लगता है, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये इफेक्टिव रहेगा और हमारी फसल भी सेफ रहेगी और अच्छी बढ़वार होगी और इससे हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। हम बहुत ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग ना करें, जितनी जरूरत है उतना करें। अननेसेसरी वो वेस्टेज होती है, खेती का खर्चा बढ़ता है, फसल को इसका कोई लाभ नहीं होता है। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।